जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय हिंद अकेडमी पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। काफ़ी लोगों का एक ही मैसेज आ रहा है कि सर नोट्स कैसे बनाएं हम, है ना। क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं, हमारी टॉप 60 टॉपिक की क्लासेस चल रही है जिसमें हम पूरी यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें 8, 9 और 10 ये 3 यूनिट हमारी हिंदी साहित्य की ख़त्म हो गई है ना। हिंदी साहित्य की 8, 9, 10 मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 पूरी तरीके से मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। हर एक छोटे से छोटे चीज को या हर बिल्कुल बेसिक से बेसिक जानकारी को मैंने वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया, यानी एक तरीके से जीरो टू हीरो इस बैच में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप लोग उन क्लासेस को जाइए, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा हिंदी की जो सारी क्लासेस, तो वहाँ पर आपको टोटल क्लासेस मिल जाएगी ना। तो वो क्लासेस आप देखिए, अगर 8, 9, 10 यूनिट आपकी कंप्लीट नहीं है तो। आज हम स्टार्ट करने वाले यूनिट सेवन आज हमारी स्टार्ट होने वाली है। अब यूनिट 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन बार बार मेरे से पूछा जा रहा है अलग अलग जगह पर, यानी कि कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज के थ्रू, कि सर नोट्स कैसे बनाएं, है ना। कि सर अभी क्या वो समय है कि हम नोट्स बनाएं, या सर क्या लास्ट टाइम पे हम इतना भारी भरकम ये जो पूरी तरीके से डीप नोट्स है इनको पढ़ पाएंगे, या इन्हीं से हम काम चला लें, क्या करें। तो देखो, अगर आप लोग बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो, यानी और कोई काम नहीं कर रहे हो, केवल आपको दिन भर मतलब पूरे दिन भर रात भर आपको पढ़ना ही है ना, और कोई कोई काम नहीं है अभी आपके पास, आपको पता है कि मेरे पास 45 दिन बचे मैक्सिमम, 45 दिन आप मान के चल रहे हो, 45 दिन सर मुझे सिर्फ पढ़ना है ना, मुझे और कोई काम नहीं है। तो 45 दिन अगर आपको सिर्फ पढ़ना है तो मैं कहूँगा कि मेरे भाई इसमें से 15 से 20 दिन थोड़ा सा नोट्स पे काम कर लो। अगर आप इतने दिन आपके पास है और प्रॉपर तरीके से आप सिर्फ पढ़ाई पे हो, उन लोगों को मैं कह रहा हूँ कैसे करना है, कैसे बनाना, अभी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। एंड में सारी चीजें इसी पर डिस्कस करूंगा कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे। मैंने अपने नोट्स को यहाँ पर अटैच किया है, मैंने अपने नोट्स को यहाँ पर ऐड किया है, और जब मैंने अपने नोट्स को ऐड किया है यहाँ पर, तो मैं अपने नोट्स, यानी कि भाई मैं प्रिपरेशन करता था तो मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए थे, क्या क्या उसमें होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए ना, इन चीज़ों पर मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, नए व्यूवर्स हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में एंड तक बने रहना, है ना। ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कैसे नोट्स बनाना है। दूसरा ये कि सर हम कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कहीं स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, कहीं और कहीं पढ़ा रहे होंगे, या फिर कोई बाकी प्राइवेट जॉब वगैरह जो भी आप लोग कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब के साथ ये चीज़ें तैयारी करते हैं ना, या फिर कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट टीजीटी पीजीटी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट निकाल रहा है। तो ये चीज़ें अगर उनके साथ है, उनको टाइम नहीं है, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा मेरे भाई, आपको जो नोट्स मैं पीडीएफ के रूप में सेंड कर रहा हूँ, प्रिंटेड नोट्स, उनको हाईलाइट करके या पेन के साथ पढ़ो, और जहां जहां आपको लग रहा है, या जो मैंने पढ़ाते समय मैंने आपको वहां पर स्टार बनाए, जहां मैंने मार्क किया है, उन सब चीजों को वीडियो में देखते हुए मार्क करते जाओ, प्रिंट आउट निकाल के, और उन्हीं चीजों को पढ़ो बस, है ना। और बाकी चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करो, या थोड़ा सा मतलब एक दो रीड करो, बाकी उसको बार बार रिवाइज करो, जो मैंने बताया किसी यूनिट से कि यार ये तो पढ़ना ही है, ये तो पढ़ना ही है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करो। तो आप उन प्रिंट आउट निकाल के हाईलाइट करके और ये चीज़ें भी कर सकते हो, ताकि जो हाईलाइट या पेन का आपको जब मार्क दिखेगा तो आप बार बार उन्हीं चीज़ों को बार बार रिकॉल करोगे, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो आप इस तरीके से भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। आज हमारी यूनिट 7 है। यूनिट 7 में आपको भी पता है कहानी हमारे यहाँ जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है? कहानी। अब आपको भी पता है कि मैं पहली जब को भी यूनिट स्टार्ट करता हूँ, कोई यूनिट, तो मैं पहले सबसे पहले उस यूनिट में कितने कौन कौन से रचनाकार हैं, और उन रचनाकारों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर क्रम वाइज मैं आपको बताता हूँ, और उनकी जो रचना है उन रचनाओं को भी क्रम वाइज में बताता हूँ आपको। मेरा पहला काम ही यही होता है ना। कहानी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है पता है? कहानी में एक बड़ा फेवरेट है आयोग वालों का, वो ये पूछता है कि ये कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है, ये कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है। बस ये क्वेश्चन ऐसा है कि उसको हर कहानी की पत्रिका आपको याद होनी चाहिए, ये कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है, या फिर ये कहानी कौन सी कहानी संग्रह में संकलित है, और उस कहानी में और कितनी कहानियां संकलित है ना। अगर वो जो कहानी आपके यहाँ जुड़ी हुई है आपके सिलेबस में, अगर वो खुद कहानी संग्रह है, तो फिर ये भी पूछा है कि इसमें और कौन कौन सी कहानी संग्रह है। मेरे भाई ये दो तीन क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बिल्कुल 100% आते हैं ना। इस अगर यूनिट 7 पढ़ रहे हो तो मैं कह रहा हूँ एक तरीके से लाल डायरी में लिख लो कि क्या क्या आता है। ये तीन चार चीजें ऐसी आती है कि वो हमेशा पूछता है ना। और दूसरा वो कि इन कहानियों को क्रम वाइज जमाइए, जो आपको पेपर में दी रहेगी, है ना। इस तरीके के 4 से 5 क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और रेंडमली बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब
हमेशा से ये चला आ रहा है कि ये 4-5 पैटर्न जो है उसने यूनिट 7 में पकड़ रखा है, इसी को रिपीट करता है ना, बार-बार इन्हीं को घुमाता रहता है वो। ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो यूनिट 7 स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि नोट्स कैसे बनाना है ना, इन सारी चीज़ों पर मैं वीडियो के एंड में आज बातें करूँगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो एंड तक ज़रूर देखना, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, है ना। चलो, यूनिट 7 में आपको मैं पहले बता दूँ कि रचनाकार कौन-कौन है। रचनाकार, रचनाकार कौन है? इसमें कहानीकार, रचनाकार यानी इन द सेंस कहानीकार कौन-कौन है ना? तो मैं पहले नंबर पे रखना चाहूँगा यहाँ पर माधवराव स्प्रे। माधवराव स्प्रे। माधवराव स्प्रे का जन्म कब हुआ था मेरे भाई? माधवराव स्प्रे का जन्म हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। कहानियों के इस क्रम में पहले कहानीकार हमारे इसमें आते माधवराव स्प्रे, जिनका जन्म 1871 में हुआ था। फिर आते प्रेमचंद। प्रेमचंद को अभी भी हम पढ़ के आए हैं मेरे भाई नाटक में और इन चीज़ों में, सॉरी, यूनिट 10 में पढ़ के आए। इनका जो शिवरानी देवी ने इनका ये लिखा था, तो प्रेमचंद का जन्म मैंने वहाँ बताया था 1880 में मेरे भाई इनका जन्म हुआ था। ठीक है। तीसरा हमारा आता है, प्रेमचंद के बाद आता है राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष, बाला घोष, राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष का जन्म हुआ 1882 में। मैं फिर कह रहा हूँ, इन रचनाकारों को उनको जन्म वर्ष के आधार पर क्रम वाइज पूछा जाता है। मतलब आपको दिया जाता है कि इनको सीक्वेंस से जमाइए, इनको क्रम से जमाइए ना। ये क्वेश्चन मेरे भाई आते हैं ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी मेहनत मैं भी क्यों करता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, है ना। नहीं तो कोई टीचर इतनी मेहनत करता नहीं है। और जिन चीज़ों को मुझे लगता है कि आपको लिख कर बताना चाहिए, जो बिल्कुल बेसिक, पहले यूनिट स्टार्ट होने से पहले उसका बेसिक आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आते कैसे नहीं आते, ये चीज़ें सब मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। राजेंद्र बाला घोष हो गया। राजेंद्र बाला घोष के बाद आता चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? 1883 में हुआ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ था ना। ये हमारे सब कहानीकार में बता रहा हूँ आपको। माधवराव स्प्रे 1871, प्रेमचंद का जन्म 1880, राजेंद्र बाला घोष 1882, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883। उसके बाद आता जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में। उसके बाद आते हैं राधा राजा राधिका रमन। राजा राधिका रमन, है ना। ये इनका जन्म हुआ था 1890 में। कब हुआ था? 1890 में। इनका जन्म कब हुआ था? राजा राधिका रमन का जन्म 1880, सॉरी 90 में हुआ था। कब हुआ था? 1890 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगले व्यक्ति का जो आता है, राजा राधिका रमन के बाद जो अगले व्यक्ति आते हैं वो होती है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? 1904 में हुआ। कब हुआ? 1904 में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ। आपको मैंने बताया था सुभद्रा कुमारी, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, इनका जन्म वर्ष तो एकदम याद रखना चाहिए ना। सुमित्रा नंदन पंत 1900, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 और महादेवी वर्मा 1907, है ना। ये याद ही रहना चाहिए। फिर आता है हमारे जैनेन्द्र। जैनेन्द्र की पाइजेब हमारे यहाँ कहानी जुड़ी है, बड़ी प्यारी कहानी है। 1905 में इनका जन्म हुआ था। जैनेन्द्र का कब हुआ था? 1905 में, है ना। फिर आता अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का जन्म वर्ष तो याद ऐसा रख लेना मेरे भाई, ये कहीं पर भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। कविताओं में भी आएंगे, ये कहानी में भी आ गए, या अन्य गद्य विधा में भी आ गए ना। ये हर जगह आपको जैनेन्द्र मिलेंगे। 1911 में, सॉरी, अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था, जैनेन्द्र 1905 में। फिर आते भीष्म सहानी। भीष्म सहानी। भीष्म सहानी। भीष्म सहानी का जन्म कब हुआ था? 1915 में। भीष्म सहानी का जन्म कब हुआ था? 1915 में। मेरे भाई ये जन्म वर्ष क्यों याद रखना जरूरी है? क्योंकि कभी वो क्या करता है, दो कहानीकार, दो उपन्यासकार को एक साथ मिक्स करके दे देता है। तो कम से कम ये याद होना चाहिए आपको ना कि भीष्म सहानी का जन्म कब हुआ? 1915 में। फिर आता है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु ने काफ़ी अच्छी कहानियाँ लिखी है ना, काफ़ी अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी कहानियाँ है ना। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में हुआ। फिर उसके बाद आता है हमारी, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु के बाद आते हैं हरिशंकर परशाई। हरिशंकर
इनमें से अधिकतर लोग तो आपके यूनिट 9 और यूनिट 10 यूनिट 8 में हम पढ़ के आ गए हैं ना। हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 में हुआ। कब हुआ? 1924 में। 1924 में हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ। फिर उसके बाद आते कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती का जन्म कब हुआ मेरे भाई? कृष्णा शोभती का जन्म 1925 में हुआ। कब हुआ? 1925 में हुआ। ठीक है। कृष्णा शोभती के बाद हमारे आते हैं निर्मल वर्मा। मेरे नाम के व्यक्ति है, बड़े निर्मल स्वभाव के व्यक्ति थे, निर्मल वर्मा, है ना। निर्मल वर्मा आते हैं। निर्मल वर्मा का कब हुआ? निर्मल वर्मा का जन्म 1929 में हुआ। कब हुआ? 1929 में हुआ। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ? 1929 में। ठीक है। फिर आता है कमलेश्वर। कमलेश्वर। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ मेरे भाई? 1932 में। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ? 1932 में। ठीक है। फिर उसके बाद आता है शेखर। कमलेश्वर के बाद आता है शेखर जोशी। शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ? शेखर जोशी का जन्म हुआ 1932 में। शेखर जोशी का जन्म भी 1932 में। लेकिन जब शेखर जोशी और कमलेश्वर एक साथ दिया जाए तो पहले कमलेश्वर को रखना, फिर शेखर जोशी को रखना, याद रखना, है ना। फिर उसके बाद अगला व्यक्ति आता है ज्ञान रंजन। लास्ट व्यक्ति आता है ज्ञान रंजन, है ना। लास्ट व्यक्ति कहानीकार में हमारे कौन आते? ज्ञान रंजन। कौन आते? ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन का जन्म कब हुआ था मेरे भाई? 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। ज्ञान रंजन का जन्म 1936 में हुआ था। ये पूरे कहानीकार है, टोटल 17 कहानीकार है, और 17 के 17 कहानीकार के जन्म वर्ष आपको अच्छे से याद होना चाहिए और भी क्रम वाइज होना चाहिए। माधवराव स्प्रे 1871, प्रेमचंद 1880, राजेंद्र बाला घोष 1882, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया 1883, जयशंकर प्रसाद 1889। उसके बाद आता राजा राधिका रमन से 1890, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, जैनेन्द्र 1905, अज्ञे 1911, भीष्म सहानी 1915, फणीश्वर नाथ रेणु 1921, हरिशंकर प्रसाद 1924, कृष्णा सोपती 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932 और ज्ञान रंजन 1936। मुझे एक बात बताना, जब भी कोई यूनिट स्टार्ट करते हैं ना, तो उस यूनिट में सबसे पहली चीज़ अगर कोई लिखना है, जैसे आज मैं आपको नोट्स बनाने पर ही बात कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से ना, तो कोई भी यूनिट स्टार्ट करो ना, सबसे पहले उस यूनिट में जितने रचनाकार जुड़े उनको उनके जन्म वर्ष के क्रम के साथ पूरा एक साथ लिख दो आगे। पहला पेज आपका किसी भी यूनिट को स्टार्ट कर रहे हो आप, यूनिट 5 से लगाकर यूनिट 8 तक कोई भी यूनिट स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें जितने रचनाकार जुड़े उन रचनाकार को जन्म वर्ष के आधार पर क्रम वाइज आपको पहले पेज पे लिखना है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि इनके जन्म वर्ष से आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो ना। एक बार पीवाई के पेपर उठा के देखना, आपको पता चल जाए कितने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, किस तरीके से आते हैं। फिर आपको उसके बाद जो दूसरा काम करना है दूसरे पेज पे, वो दूसरा काम करना है कि जो रचनाएं आपके यहाँ जुड़ी होती, जैसे आपके यहाँ इस वाली यूनिट में क्या जुड़ी है? कहानी जुड़ी है ना, कहानियां जुड़ी है। तो मेरे भाई उन कहानियों का भी प्रकाशन वर्ष के साथ क्रम वाइज आपको याद रख लेना है। प्रकाशन वर्ष के साथ उनको क्रम वाइज याद रखना है उन कहानियों को। अब आपको पता है कि हमारे जो यूनिट 7 है उसमें 22 कहानियां जुड़ी है। कितनी जुड़ी है? 22 कहानियां जुड़ी मेरे भाई। अभी तक की सबसे ज्यादा रचना इसी में जुड़ी है, 22, है ना। बहुत होती है 22 कहानियां, तो 22 कहानियां इसमें जुड़ी है। अब इनको मैं एकदम सिक्वेंस से आपको बताऊंगा कि कौन सी कहानी कब प्रकाशित हुई है ना। अब वो किसकी है ये तो आपको सिलेबस में मिल जाएगा, ये चीजें तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, हालांकि मैं बताते जाऊंगा, लेकिन आपको ये भी लिखना होगा कि भाई ये कहानी किसकी है। ये सिलेबस में आपको दिया होगा कि एक तरफ व्यक्ति और एक तरफ सिलेबस में क्या दिया, उसने क्रम से नहीं दिया है ना, कुछ भी उठा के दे दिया, कोई कहां पर भी, बस उसने ये दिया कि ये कहानी इस व्यक्ति की, बस इतना ही उसने वहां दिया। फिर आपको जब इतनी चीजें कर लो ना, तो उसी पेज में, अगले पेज में आपको ये भी लिख लेना कि यार ये कहानियां, जैसे कहानियां लिख रहे हो ना, उन कहानियों के आगे ये भी लिखते जाना कि ये कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित है, कौन कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है, अगर है तो वो लिखते जाओ। अधिकतर कहानियां कोई ना कोई पत्रिका में प्रकाशित है। अगर कोई कहानी किसी कहानी संग्रह में संकलित है और उस कहानी संग्रह में और कितनी कहानियां संकलित है वो भी साथ में लिखते जाओ। ये रिवाइज करने में अच्छा रहेगा। ये आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं, इस तरीके से बनते हैं ना। उसके बाद फिर एक एक कहानियों को जब आप डीप में पढ़ते हो तो उनको कैसे करना, ये अभी आगे मैंने अपने नोट्स जोड़ रखे, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको 22 कहानियों का प्रकाशन बता देता हूं। मैं पहला से स्टार्ट करता हूं। पहली आती एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी। मुझे पता है कि आप
आपको थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है, लेकिन मेरे भाई एक बार बनाने से ये सारा काम हो जाएगा, है ना। बार बार चीज़ें करनी नहीं पड़ेगी, ये हमेशा के लिए। और आपको पता है कि ये अभी नेट निकालोगे तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भी दोगे तो ये सब चीज़ें वहीं पर काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि नेट, जीआरएफ और आप पीएचडी क्यों कर रहे हो? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर ये इन लाइन में जाना है, तो मेरे भाई वहां पर भी ये सारी चीज़ें काम आने वाली है। आप कल से खुद टीचिंग करोगे तो ये सब चीज़ें काम आने वाली, वेस्टेज कोई नहीं जाने वाला, है ना। इसलिए इनको सबको याद रखना है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में, है ना। दूसरा हमारा आता है चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें कब प्रकाशित हुई थी? 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, है ना। ये सब चीज़ें अभी आगे मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, लेकिन अभी याद रखो कि एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में प्रकाशित हुई थी, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित। मुझे पता है आप उस कहानी को पढ़ते समय ये याद रख लोगे कि, या वहाँ लिख लोगे कि ये कहानी इस समय प्रकाशित हुई और इस कहानी का जो रचनाकार है ये व्यक्ति है और इनका जन्म ये हुआ। मुझे पता आप लिख लोगे, नो डाउट। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या आप कहानियों को जो पढ़ोगे तो रचनाकार के प्रकाश जन्म वर्ष के सीक्वेंस से पढ़ना स्टार्ट करोगे, या फिर कहानी के प्रकाशन वर्ष के सीक्वेंस से पढ़ना स्टार्ट करोगे? आप कहोगे सर दोनों से नहीं, हम तो रेंडमली जो हमें जो नोट्स मिलेंगे, जो हमारे पास बुक रहेगी, उनसे उनमें जो सीक्वेंस दिया होगा उसमें पढ़ेंगे। और इनमें कोई भी सीक्वेंस नहीं दिया जाता है ना, कि कोई भी एक भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करता। और मेरे भाई क्वेश्चन सीक्वेंस से आते हैं। आप पीवाई को उठा के देखो, आपको पता है कि या तो उस कहानी, उस यूनिट के रचनाकारों को जन्म वर्ष के आधार पर सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, या उस यूनिट की कहानियों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीजें आपको अंदर नहीं मिलेगी जो यहां बता रहा हूं मैं, ना। तो ये क्रम से आपको चीजें यहां मिलेगी जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर आता है दुलाई वाली। दुलाई वाली, दुलाई दुलाई वाली कहानी जो है हमारी 1907 में प्रकाशित हुई थी। दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई। अगली कहानी हमारी है दुनिया का अनमोल रत्न। आपको थोड़ा सा देखने में ये लग सकता है क्योंकि ये हो सकता है, चलो मैं थोड़ा इसको स्पष्ट लिख देता हूँ ना। ओके, दुलाई वाली के बाद आती दुनिया का अनमोल रत्न। दुनिया का अनमोल रत्न, दुनिया का अनमोल रत्न, है ना। दुनिया का अनमोल रत्न 1907 में ही प्रकाशित हुई थी। लेकिन जब बात आती है कि दुलाई वाली और दुनिया का अनमोल रत्न, तो दुलाई वाली को पहले रखना है, दुनिया के अनमोल रत्न वाली को बाद में रखना है, ना। याद रखना। फिर उसके बाद आता है कानों में कंगना। कानों में कंगना, कानों में कंगना। उसके बाद क्या आता है? कानों में कंगना। कानों में कंगना कब प्रकाशित हुई? 1913 में प्रकाशित हुई। 1913 में हमारी कौन सी प्रकाशित प्रकाशित हुई? कानों में कंगना। जब हमारी कब प्रकाशित हुई? 1913 में प्रकाशित हुई, है ना, कानों में कंगना। फिर उसके बाद अगली कहानी हमारी आती है कानों में कंगना के बाद, उसने कहा था। उसने कहा था। भाई मैं अगर आपको यहाँ पर आलस नहीं कर रहा हूँ लिख लिख के पढ़ाने में, तो मुझे लगता है कि आपको ये नोट्स बनाने में भी आलस नहीं करना है, ना। उसने कहा था। उसने कहा था कब प्रकाशित हुई? 1915 में। उसने कहा था कब प्रकाशित हुई? 1915 में। अगली कहानी इसके बाद आती है उसने कहा था के बाद आकाशदीप। जयशंकर प्रसाद की काफ़ी अच्छी रचना है आकाशदीप, है ना। आकाशदीप कहानी अच्छी है। आकाशदीप 1928-29 में प्रकाशित हुई। 1928-29 में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की एक रचना मैंने स्कंदगुप्त बताई थी, वो भी आपको 1928 में प्रकाशित हुई थी, है ना। याद रखना। फिर उसके बाद आकाशदीप के बाद आता है अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य, अपना अपना भाग्य, अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य कब प्रकाशित हुई? 1929-30 में। देखो किसी किसी के अगर दो ये चीज़ें दिया हुआ है, या ये दो चीज़ें इसमें आती है कि भाई 1929 भी और 30 भी, तो आपको दोनों याद रख लेना है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाए वो जरूर ध्यान रखना है, ना। एग्जाम में कभी कभी दोनों नहीं देगा, ये याद ध्यान रखना है। इतना पास में नहीं देगा अगर जहाँ पर थोड़ा यू है, या फिर वो दोनों एक साथ दे दे कि 28-29, 29-30, 30-31, इस तरीके से, तो आपको याद रखना है। अपना अपना भाग्य 1929-30 में, है ना। उसके बाद आती है ईदगाह। ईदगाह, ईदगाह किसकी है मेरे भाई? ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में, ईदगाह किसकी रचना है। ये मैं नहीं बता रहा, ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में, ईदगाह किसकी रचना है। जल्दी से कमेंट करो, ईदगाह किसकी रचना है, जल्दी से कमेंट करो। गेगरीन, गेगरीन, या इसको गेगरीन को रोज भी कहा जाता है। ये मैं आगे बताऊंगा कि क्यों रोज कहा जाता है या क्यों गेगरीन कहा जाता है, इसके आगे बात करूंगा। ये 1934 में प्रकाशित हुई थी, है ना। ईदगाह किसकी रचना है? प्रकाशित करना मुझे मतलब कमेंट करना जल्दी से। गेगरीन के बाद आता है राही।
राही राही जो है वो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, 1947 में प्रकाशित हुई थी और बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत प्यारी रचना है राही, 1947 में प्रकाशित हुई सुभद्रा कुमारी चौहान की। राही के बाद आता है हमारा, राही के बाद हमारी आती है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया कब प्रकाशित हुई हमारी? सिक्का बदल गया 1948 में प्रकाशित हुई। सिक्का बदल गया जो कहानी है 1948 में प्रकाशित हुई है ना, लेकिन इसमें भी दो चीजें चलती है, एक तो कहानी और एक कहानी संग्रह है ना। वो चीजें अलग अलग होती है, मैं आपको आगे जब पूरा डीप बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा है ना। उसके बाद आते हैं परिंदे। परिंदे, अब परिंदे में भी वही है कि परिंदे कहानी भी है और कहानी संग्रह भी है। तो परिंदे कहानी हमें याद रखना 1957 में प्रकाशित हुई थी, कहानी संग्रह की बात आए तो 1960 में प्रकाशित हुआ था। ये जब मैं आपको इनको अंदर डीप में भी बताऊंगा तब ये सारी चीजें सीक्वेंस से बात करेंगे ना। फिर आता है कोसी का घटवार। कोसी का घटवार, घटवार, कोसी का घटवार बहुत प्यारी रचना है मेरे भाई, बहुत प्यारी रचना। 1958 में कब प्रकाशित हुई? 1958 में। कोसी का घटवार कब प्रकाशित हुई? 1958 में। फिर आता है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम, बेगम, लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम कब प्रकाशित हुई? 1957 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1957 में प्रकाशित हुई लाल पान की बेगम। फिर आता है राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया, क्या आता है? राजा निर्बंसिया, राजा निर्बंसिया, राजा निर्बंसिया, राजा निर्बंसिया प्रकाशित हुई। राजा निर्बंसिया कब प्रकाशित हुई थी? 1957-58 में से माना जाता है। अब ये आपको देखना है, ये 1957-58 में से कब हुई थी ना। ये थोड़ा सा ये 1957-58 में 3-4 रचनाएं आती है तो इनको ध्यान रखना। कोसी के घटवार को भी बहुत सारे लोग 1957 मानते, कुछ लोग 58 मानते, इसलिए सिक्वेंस में यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये चीज़ दिखेगी ना। लेकिन 1957-58 में, मतलब जो अधिकतर लोग मानते हैं 1958 मानते, इसलिए मैंने कोसी के घटवार को 1958 यहाँ पर बताया आपको, है ना। राजा निर्बंसिया हो गई। फिर आता तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम, तीसरी, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम, उर्फ मारे गए गुलफाम, ये कब प्रकाशित हुई? 1958 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1958 में। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, है ना। फिर उसके बाद आती है पिता। उसके बाद क्या आती है? पिता। पिता कहानी बड़ी प्यारी कहानी है हमारे सिलेबस की, ये भी पढ़ना चाहिए आपको। पिता कहानी 1965 में प्रकाशित हुई। इसका इसका जो प्रकाशन वर्ष कई बार पूछा गया है मेरे भाई। जून 2024, दिसंबर 2024 को ही इसका पूछा गया था ना। उसके बाद हमारा पिता कहानी के बाद आता है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ये भी बड़ी प्यारी रचना है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, माता दिन चांद पर, इसके इसके जो पंक्तियां वो बहुत आती है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, है ना। ये कब प्रकाशित हुई थी? इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर 1970 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1970 में प्रकाशित हुई थी ना। फिर उसके बाद आता है हमारा 20वें नंबर पर अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया। मेरे भाई 1 से 2 रचना में यहाँ स्किप कर रहा हूँ, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। ये 1973 में प्रकाशित हुई थी, ये आपको बताना, क्योंकि ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। मुझे लगना चाहिए कि बच्चे देख रहे तो किस तरीके से देख रहे, मतलब पूरे ध्यान से देख रहे या नहीं देख रहे। अब सिलेबस में मिलाना और इसमें मैंने कौन सी रचना को छोड़ा है यहाँ पर, उसको आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ये चीज़ें आपको मुझे कमेंट बॉक्स में, भाई जितने व्यू आएंगे मैं उतने कमेंट देखना चाहूँगा कि इतने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में दिखने चाहिए। जब भी आप देख रहे हो इसको, रिकॉर्डेड देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, ये चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में करना कि इसमें कौन सी रचना मैंने स्किप करी हुई है ना, कौन सी कहानी छोड़ी हुई है। ये मैंने अपनी मर्जी से छोड़ी हुई है। और एक कहानी 2 कहानी जो हमारी छोटी, जो आप मुझे बताना इसमें कितनी छोड़ी है ना। मुझे पता है कि मैंने कितनी छोड़ी है और कौन सी छोड़ी है ना, लेकिन आपको ये बताना है कौन सी छोड़ी है। इसको पूरे को मिलाना कि सर ये कहानी इसमें नहीं आ रही, इसलिए इसको करना। और एक कहानियों का पूरा सीक्वेंस याद रखना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक टोकरी भर मिट्टी हमने स्टार्ट करी, हम पहले उसका प्रकाशन वर्ष साथ में यहाँ पर लिख दो नीचे, किसकी व्यक्ति है, किस व्यक्ति का जन्म कब हुआ, ये हमने लिख दिया। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है ये लिखो आप नोट्स में। ये नोट्स शॉर्ट नोट्स कैसे बना, ये इस पे बात कर रहा हूं मैं अब, है ना। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये तो मैं आपको प्रिंटेड नोट्स से पढ़ाऊंगा नो डाउट, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपके नोट्स से कैसे होने चाहिए। ये जो पत्रिका है ये कब प्रकाशित हुई, इस पे भी, इसको भी लिखो मेरे भाई, क्योंकि दोनों चीजें आती है यहाँ पर। आपकी कहानी कब प्रकाशित हुई, ये आपकी कहानी जिस कहानी संग्रह में प्रकाशित है वो, और जो इस पत्रिका में प्रकाशित है वो कब प्रकाशित हुई। यहां से सन का एकदम भंडार मिलेगा आपको। ये ईयर इतने याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे, है ना। फिर उसके बाद आता है कि
किस व्यक्ति ने इसको मौलिक कहानी या प्रथम कहानी, द्वितीय कहानी जो भी मानी, ये सब चीज़ें आपको याद रखना। तो किसी भी कहानी में ये 3-4 चीज़ें पहले लिख लो, फिर उसके पात्र, अगर पात्रों में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखो। भाई किसी व्यक्ति की जो उम्र है वो 5 वर्ष है, कोई वकील है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लिखो, है ना। चलो ये तो छोटी कहानी थी। अब मैं इसमें बताता हूँ, जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें कब प्रकाशित हुई ये मैंने लिखा था मेरे भाई। किस व्यक्ति की है उसका जन्म वर्ष मैंने बताया। फिर उसके बाद किस पत्रिका में प्रकाशित है, कैसी है, पत्रात्मक शैली में लिखी गई। बहुदेव पांडे ने इसको क्या माना, क्या कहा है इसके बारे में, ये मैंने बताया। फिर कहानी के भीतर आए कौन कौन से विषय ये मैंने वो एक जगह पर लिखे थे मेरे भाई। फिर उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, उसने क्या कहा, पत्रात्मक शैली में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पंक्तियां थी, वो सब पंक्तियां मैंने अपने नोट्स में लिखी थी। आधी आधी पंक्तियां, है ना, यानी पैराग्राफ में था 4-5 पंक्तियों में, तो उसमें से कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने यहाँ पर अपने नोट्स में लिखी थी। इस तरीके के मैंने नोट्स बनाए थे। चलो और आगे मैं अपनी और रचनाएं बता देता हूँ आपको। जैसे अगली मैंने बनाई थी दुलाई वाली। दुलाई वाली में आप 1907 में प्रकाशित हुई, कब हुआ, फिर ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई, इनकी और कौन सी रचनाएं, ये सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था इस तरीके से ना। फिर जो पात्र है उन पात्रों का क्या क्या परिचय है, कौन है किसका, कौन बेटा, कौन किसकी माँ, कौन किसकी उम्र कितनी वर्ष है। देखो ये सीता की उम्र, जानकी की बहन जो है ना, इसकी कई बार उम्र पूछी गई है। मतलब मैं बोल रहा हूँ 3 बार पीवाईक्यू में आ चुका है ये क्वेश्चन इसकी उम्र का, है ना, ये आप याद रखना। तो इस तरीके से मैं पीवाईक्यू भी जब पढ़ता हूँ ना तो मैं अपने नोट्स में ऐड करता जाता हूँ, कि हो सकता है कि पढ़ाते समय टीचर ने ना पढ़ाया हो, भूल गए हो, या हमने ध्यान नहीं रखा होगा, तो मैं पीवाईक्यू से भी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी ऐड करता रहता हूँ, है ना। फिर कौन कौन से शहरों का जिक्र हुआ वो एक जगह मैंने लिख लिया था। उसमें कौन से स्थानों का जिक्र हुआ कि भाई 10वां समय घाट का हुआ, गोदालिया बनारस की उसका जिक्र हुआ। फिर उनमें कौन कौन सी पंक्तियां आई इसमें, ये सब जिक्र आया, ये सब मैंने इसमें लिखा था, है ना। तो इस तरीके से आपको पूरी तरीके से नोट्स बनाना मेरे भाई, प्रॉपर तरीके से एकदम, है ना। अब जैसे ये दुनिया का अनमोल रत्न सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है। अब ये सोजे वतन कहानी संग्रह 1908 में प्रकाशित हुआ था, तो ये भी मैंने लिखा। फिर उस कहानी में 5 कहानियां संकलित है, तो वो कहानियां भी मैंने लिख दी कि कौन कौन सी कहानियां संकलित है ना, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सोजे वतन में निम्नलिखित में से कौन सी कहानियां प्रकाशित नहीं है, तो इस तरीके से मैंने वो भी लिख दिया। फिर इसमें जो 3 रत्न आए थे, आपको पता 3 अनमोल रत्न है, तो तीनों अनमोल रत्न को मैंने लाइन से लिख दिया कि भाई वो 3 अनमोल रत्न क्या है वो याद होना चाहिए हमें ना। वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी। फिर उसकी जो पात्र है उन पात्रों को, और जो व्यक्ति की पंक्तियां हैं किसने कहा था, ये सब मैंने बकायदा यहाँ पर एक एक चीज को लिखा हुआ है ना। तो मेरे भाई इस तरीके से नोट्स बनाया करो। ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। बाकी आज की क्लास कैसी लगी आपको, मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और जब तक बेसिक नहीं सीखोगे, जब तक एडवांस पर नहीं पहुंच पाओगे, पीवाईक्यू और एमसीक्यू उसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर बेसिक नहीं सीख रहे हो तो। इसलिए बेसिक पे ध्यान देना। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी यूनिट 5 से लगा यूनिट 10 तक की किसी भी रचना का प्रकाशन वर्ष या रचनाकार का जन्म वर्ष को क्रम वाइज याद कर लो, एकदम दिमाग में लगा लो ताला। जो भी हो जैसा याद करना है कर लो उनको, बस जो मैं बता रहा हूँ इतना कर लो, है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए। बाकी बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट। अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है तो जो रचना मैंने आज कहानी छोड़ी है उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं सबके कमेंट चेक करूंगा। उसके बाद आप लोगों को अगर चीज़ें अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर बताना कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ चीज़ें सही लग रही है या गलत लग रही है आपको, ठीक है। कोई सजेशन चाहिए तो बताना। ये वाले नोट्स भी मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा ताकि इनको देखकर आप कुछ अच्छे तरीके से बना पाओ। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में।